नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। क्या करना चाहते हो? आदर्श को अपनी ओर आते देख कर्कशा लियान चीख पड़ी, साले तुझे प्लेग हो गया है क्या? तू इसे लोगों में फैलाना चाहता है? कर्कशा लियान कोई ऐसी इंसान नहीं थी जिससे खिलवाड़ किया जा सके। आदर्श को अचानक इतना भयानक होते देख उसे तुरंत आदर्श के प्लेग के संक्रमण का ख्याल आया और वो चिल्लाने लगी, इस उम्मीद में कि भीड़ उसे सहारा देगी। दोस्तों, इस छोटे से कमीने को मरने के बाद जरूर भूत प्रेत का साया लगा होगा, वरना ये इतना ताकतवर नहीं होता। क्या तुम भूल गए हो कि उस पर भूत प्रेत का साया था? कर्कशा लियान को अचानक कुछ सूझा और वो तेजी से भीड़ से निकल गया। दूर हटो, दूर हटो। वो बाहर भागी और जब वापस लौटी तो उसके हाथ में एक लकड़ी की बाल्टी थी। आदर्श को देखते ही उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान तैर गई। छोटे कमीने, तू इतना घमंडी इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने तुझे ऐसा करने दिया है, सिर्फ इसलिए कि तू उन गंदी चीजों के कब्जे में था। तू अजेय हो गया, देख मैं तुझे कैसे मारता हूं। ये कहते हुए कर्कशा लियान ने लकड़ी की बाल्टी में रखी चीजें आदर्श पर उड़ेल दी। लकड़ी की बाल्टी के अंदर खून जैसा लाल तरल पदार्थ था और उसमें से बदबू आ रही थी। ये कुत्ते का खून था। मैच से पहले योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों ने 2 शिकारी कुत्तों का वध कर दिया था और मैच के बाद दावत की तैयारी की थी। शिकारी कुत्तों को मारने के बाद उनका खून लकड़ी की बाल्टी में जमा कर दिया जाता था। उसमें कुत्ते की आंतें, बाल, दिल और फेफड़े तैरते थे और ये सब आदर्श की ओर फेंक दिए जाते थे। मेघ अरण्य के लोगों का मानना था कि कुत्ते के खून से भूत प्रेत भगाए जा सकते थे। गंदी आत्माएं कुत्ते का खून देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं और अगर उन पर कुत्ते का खून छिड़क दिया जाता तो वे पिघल जाती। एक मुहावरा, चेहरे पर कुत्ते का खून का यही अर्थ था। किसी व्यक्ति को चेहरे पर कुत्ते का खून कहने तक श्राप देना उस व्यक्ति के समान था जिसके शरीर पर कुत्ते का खून लगा हो। इसका अर्थ था कि वो व्यक्ति स्थिर और अवाक रहेगा। कर्कशा लियान को सचमुच विश्वास था कि आदर्श पर भीम को अपंग करने का सामर्थ्य है, इसलिए जब तक कुत्ते का खून उस पर लगा रहेगा बुरी आत्माएं जलकर भस्म हो जाएंगी और आदर्श एक छोटी मुर्गी जैसी चीज बनकर रह जाएगी जो उसके सामने असहाय होगी। कर्कशा लियान आदर्श के अंगों को काटकर उसे जलाने के लिए बेताब थी। जब तक वो उस पर भूत प्रेत का आरोप लगाती रही तब तक लोगों को उसे सूली पर चढ़ाने के लिए उकसाना आसान था। खून से भरी बाल्टी देखकर लोग चिल्ला उठे। इस समय आदर्श की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। कर्कशा लियान जैसी महिला जो किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं जानती थी, आदर्श ने उससे कोई परेशानी नहीं उठाई होगी, लेकिन उसने पहले प्रिया पर हमला किया था। इसके अलावा अब उसे पता चल गया था कि ये महिला कितनी क्रूर थी। कुछ लोग तो हड्डी तक जहरीले थे। इस तरह के लोग दुनिया को नुकसान पहुंचाते थे, चाहे उन्हें मार्शल आर्ट आती हो या नहीं, चाहे वे औरत हो या नहीं। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। आदर्श को हिलते हुए देखे बिना ही कुत्तों के खून से भरी बाल्टी आदर्श की आंखों के सामने फट चुकी थी। यद्यपि खून हर जगह फैल गया था, लेकिन आदर्श के शरीर पर एक भी बूंद नहीं गिरी। दूसरी ओर कर्कशा लियान कुत्तों के खून से सना हुआ था। कर्कशा लियान चीख पड़ी। उसके बाल झड़ गए थे और वो चीखती रही, हे राक्षस, हे छोटे एनिमल, हे कमीने, के। कर्कशा लियान अब और कुछ नहीं कह सकी क्योंकि आदर्श ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। कर्कशा लियान की जीभ बाहर निकल आई और उसकी आंखें सफेद हो गईं तथा उसके अंग फड़कने लगे। बचाओ, मुझे बचाओ। जीवित रहने की चाहत ने कर्कशा लियान को ये शब्द कहने की शक्ति दी। इस समय आसपास के लोग भयभीत होकर पीछे हट गए थे। उन्होंने आदर्श पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। विशाल जंगल के आम लोग कमजोरों को धमकाते और ताकतवरों से डरते थे और उनमें दास्ता की प्रबल प्रवृत्ति थी। किसी विशेषज्ञ के सामने वे अनजाने में आज्ञाकारी होते थे, जबकि किसी कमजोर व्यक्ति के सामने वे अपना घिनौना अपमानजनक रूप दिखाते और राक्षस बन जाते। प्रिया पर उनके हमले से ये स्पष्ट हो गया। कर्कशा लियान आखिरकार डर गई। जैसे ही उसने आदर्श को देखा उसकी आंखें डर से भर गईं। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर भूत प्रेत का साया ना हो, क्योंकि भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति कुत्ते के खून से बच नहीं सकता। कुत्ते का खून देखकर भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति का हाल ऐसा था जैसे बिल्ली देखकर चूहा जड़ हो गया हो। तुम एक औरत को पीटना चाहते हो? के। कर्कशा लियान को अपना मुंह खोलने में मुश्किल हो रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आदर्श हंसा, मैंने कभी किसी महिला को नहीं मारा। ये कहते हुए आदर्श ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। कर्कशा लियान ने राहत की सांस ली और हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे जल्दी से जाने दो और युवा मास्टर विक्रम से माफी मांगो। हो सकता है कि वो तुम्हें जाने दें। तुम भले ही ताकतवर हो गए हो, लेकिन क्या तुम युवा मास्टर विक्रम को हरा सकते हो? विक्रम लियान जनजातीय कबीले का देवता था। उसके पास पूर्ण अधिकार था। इन दिनों विक्रम के प्रचार के तहत लोगों को बैंगनी रक्त क्षेत्र से पहले के विभिन्न चरणों के बारे में पता था।
अतीत में विक्रम नश्वर रक्त के 5वें स्तर के शिखर पर था और भीम नश्वर रक्त के पहले स्तर पर था, और दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। यद्यपि कर्कशा लियान आदर्श से डरती थी, उसे याद आया कि वो विक्रम की सेवा कर चुकी थी, इसलिए जब वो उसका समर्थन कर रहा था तो क्या उसे उस छोटे बदमाश से डरने की आवश्यकता थी? अगर विक्रम ने कोई कदम उठाया तो वो आसानी से आदर्श को कुचल देगा। ये सोचकर कर्कशा लियान और भी साहसी हो गई। उसे लगा कि आदर्श का उसे जाने देना उसकी समझदारी का सबूत है। युवा गुरु विक्रम के सामने घुटने टेक कर अपनी गलतियां मान लो, वरना वो तुम्हारी खाल नोच लेंगे। क्या तुम सिर्फ इसलिए इतने शक्तिशाली हो क्योंकि तुमने उस हारे हुए भीम को हरा दिया था? युवा गुरु विक्रम की तुलना में भीम एक कीड़े जैसा है और तुम तो बस थोड़े बड़े कीड़े हो। कर्कशा लियान चिल्लाई, ये सोचकर कि वो आदर्श को डरा सकती है। हालांकि उसे उसकी कही हर बात पर पूरा यकीन था, क्योंकि बैंगनी रक्त लोक के योद्धा के रूप में विक्रम में अथाह ताकत है। जहां तक हारने वाले भीम की बात है, जो एक बच्चे को भी नहीं हरा सकता, तो उसे तो मरना ही पड़ेगा। कर्कशा लियान किसी अपंग के साथ बिताए पुराने दिनों को याद नहीं करेगा। कर्कशा लियान की धमकियां सुनकर आदर्श ने बस हंसते हुए बिना किसी चेतावनी के उसे थप्पड़ मार दिया। पापा! इसके साथ ही आदर्श के थप्पड़ से कर्कशा लियान का शरीर उड़ गया। वो हवा में 3.5 बार लुढ़की और फिर भारी होकर जमीन पर गिर पड़ी और आकाश और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमने लगे। कर्कशा लियान अपनी पिटाई से स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से खून निकल रहा था, मानो कुचली हुई मछली हो। कर्कशा लियान ने थोड़ा संघर्ष किया और अपने कांपते हाथ से अपने बाएं गाल को छुआ। उसने पाया कि उसका बायां गाल पूरी तरह विकृत हो गया था, खून से लथपथ। उसने अपने मुंह में कुछ महसूस किया और थूक के साथ ही उसके 10 से अधिक खून से सने दांत बाहर आ गए। आदर्श ने उसके बाएं दांत तोड़ दिए थे। कर्कशा लियान ने आदर्श की तरफ देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी जीभ खराब हो गई थी और चेहरा विकृत हो गया था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। आदर्श को देखते हुए भी अगर उसकी पुतलियां फैल जाती तो उसकी आंखें अपना ध्यान खो देती। उसने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ हिलाए एक विकृत आवाज निकाली। ये आवाज बहुत पहले बदल गई थी, लेकिन आदर्श अभी भी समझ सकता था। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो कर्कशा लियान ने उससे सवाल किया था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी औरत को नहीं पीटा था। क्या मैंने ऐसा कहा था? आदर्श ने जवाब दिया। कर्कशा लियान ने मुश्किल से अपनी आंखें झपकाईं। आदर्श ने अपने हाथ रगड़े और कहा, ओह, मैंने जो कहा वो तो पहले ही हो चुका है। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो लोग पिटाई के लायक हैं उन्हें पिटाई जरूर मिलेगी। अगर कर्कशा लियान ने आदर्श को डांटा था तो ये ठीक था, लेकिन उसे प्रिया को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए था। आदर्श के लिए यह कल्पना करना कठिन था कि प्रिया उस दिन कैसे जीवित रहने में कामयाब रही जब उसे उसके लापता होने और ग्रुप द्वारा घेराबंदी की खबर मिली। इस अजीब दुनिया में प्रिया उसकी सबसे करीबी रिश्तेदार थी। अब वो किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देता था। जैसे ही आदर्श ने अपनी बात समाप्त की, कर्कशा लियान ने मुंह में खून भर लिया और बेहोश हो गई। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि अखाड़े में होने वाली प्रतियोगिता में घटनाक्रम इस तरह बदल जाएगा। आदर्श का अचानक प्रकट होना, भीम का अपंग होना और कर्कशा लियान की पिटाई। विशाल जंगल में चिकित्सा पद्धतियां बेहद पिछड़ी हुई थीं। ऐसी चोटों से 99% संक्रमण हो जाता था और एंटीबायोटिक दवाओं के बिना संक्रमित होते ही उनके बचने की कोई संभावना नहीं होती थी। यदि भीम बच भी गया तो भी वो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने या काम करने की क्षमता से वंचित हो जाएगा। यहां तक कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए एक समस्या होगी। जहां तक कर्कशा लियान की बात है, उसका चेहरा बिगड़ गया था। बेशक आदर्श के लिए विकृत होने से पहले कर्कशा लियान का रूप बहुत बुरा था, लेकिन अपने आधे दांतों के बिना कर्कशा लियान को अनाज या सब्जियां खाने में भी दिक्कत होती। विशाल जंगल में जब तक कोई उसे खाने को ना दे, वो शायद भूख से मर जाएगी और उसकी कोई देखभाल नहीं करेगा। चाहे वो भीम हो या कर्कशा लियान, उनका भविष्य दुखद अंत वाला होगा। आदर्श द्वारा भीम और कर्कशा लियान को अपंग करने के बाद वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। पहले जिन लोगों को प्लेग से संक्रमित किया गया था, उनके परिवार के सदस्य आदर्श से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अब वे बुरी तरह डर गए थे। आदर्श ने इन लोगों को देखा और पहचान लिया कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रिया पर हमला किया था। एक महिला के चेहरे का भाव बदल गया। उसने तुरंत अपने बच्चे को ढकते हुए कांपती आवाज में कहा, उस समय कर्कशा लियान ने उकसाया था तुम्हारा घर जलाने के लिए। लियान जनजाति के कई लोग जानते थे कि आदर्श हमेशा की तरह मजबूत होकर लौटेगा। वो निश्चित रूप से अपने घर को जलाने और प्रिया की घेराबंदी के मुद्दे को सुलझा लेगा। आदर्श कुछ कदम आगे बढ़ा। महिला का चेहरा और भी सफेद हो गया। गोबर फेंकना कर्कशा लियान का उकसावा था। जिन बच्चों ने गोबर फेंका था वे लगभग आदर्श की उम्र के थे और उनमें से कुछ तो आदर्श से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। आमतौर पर बच्चा आदर्श जैसे बच्चे को नोटिस नहीं करता, लेकिन आज वो बुरी तरह डर गया था। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे कारण तुम्हारे आदमियों को प्लेग हुआ है? आदर्श के शब्दों में युआन क्यूई का इंजेक्शन लगा था, इसलिए वे मीलों दूर तक सुनाई दे रहे थे। इससे सभी को साफ सुनाई दे रहा था। सब दंग रह गए। ये तो लियान जनजाति के उच्च वर्ग द्वारा जारी की गई खबर थी। ये गलत कैसे हो सकती है?
इसके अलावा वे कुछ समझ नहीं पाए। आदर्श प्लेग से संक्रमित था और उस पर भूत सवार था और वो दर्जनों मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया। वो कैसे नहीं मर सकता था? इसके अलावा उसके लिए भीम को हराना कैसे संभव था? अब तक भी कई गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आदर्श ने भीम को 2 ही वार में अपंग कर दिया था। वे जानते थे कि आदर्श ने आचार्य वेदांत के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, लेकिन उन्होंने केवल 1 महीने तक इसका अभ्यास किया था। वो भीम से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकते थे जो दशकों से अभ्यास कर रहे थे? हमारे आदमी क्या हैं? औरत ने कांपते हुए पूछा, और तभी आदर्श अपनी आंखों से देख पाया कि विक्रम पहले ही खड़ा हो चुका था। उसकी दोनों आंखें मानो किसी जहरीले सांप की तरह उसे घूर रही थीं। शीतलता, हत्या का इरादा और लालच, सांप के सभी गुण इसमें समाहित थे। आदर्श जानता था कि विक्रम उसे धमका रहा है, लेकिन उसने विक्रम की नजरों से नजरें मिलाईं और बिना किसी डर के कहा, उजाड़ हड्डियां जहरीली होती हैं। तुम्हारे आदमी उजाड़ हड्डियों के शोधन की वजह से मारे गए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आदर्श की आवाज दूर तक पहुंच गई और सभी ने उसे बिल्कुल स्पष्ट सुना। एक क्षण में ही गांव वालों में विस्फोट हो गया। उजाड़ हड्डियां जहरीली हैं। हमारे आदमी उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत करने से मर गए। गांव वाले असमंजस में पड़ गए और घबराकर चर्चा करने लगे। आज अगर ये बात किसी कमजोर आदर्श ने कही होती तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। उल्टे वे बुरी आत्माओं को भगाने के नाम पर उसे ही सूली पर चढ़ा देते। लेकिन अब आदर्श के पीछे एक जबरदस्त ताकत थी। उसकी बातें भले ही पागलपन भरी और समझ से परे लगे, लेकिन कुछ लोग अवचेतन रूप से उस पर यकीन कर लेते। ताकत से यही तो हो सकता था। किसी व्यक्ति की ताकत न केवल उसकी स्थिति या गरिमा निर्धारित करती है, बल्कि ये उसके द्वारा कहे गए शब्दों को भी प्रभावित करती है। एक विशेषज्ञ के शब्द सोने के समान अच्छे होते हैं और प्रत्येक शब्द में अपनी चमक होती है। एक कमजोर व्यक्ति के शब्द पात की आवाज के समान थे। कोई भी इसकी परवाह नहीं करेगा। वर्तमान आदर्श अखाड़े में खड़े होने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर था, या एक 12 वर्षीय बच्चे के रूप में वो अपनी ताकत कैसे दिखा सकता था? विक्रम ने उपहास किया और चुप रहा। तभी एक पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग खड़ा हो गया। खाली शब्द। कठोर आवाज वाला वो बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से लियान जनजाति के कुलपिता थे। अरे बच्चे, अपनी झूठी बातों से जनता को भड़काने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये उजड़ी हुई हड्डियां हमारी सारी जमा पूंजी से खरीदी गई थी और हमारे कबीले की मदद से 10 दिन बाद इन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। इनमें जहर कैसे हो सकता है? ये वीरान हड्डी का सार विक्रम ने खा लिया है। अगर ये जहरीला होता तो सबसे पहले जहर खाने वाला व्यक्ति विक्रम होता। कुलपति अत्यंत प्रतिष्ठित थे, क्योंकि इतने वर्षों तक लियान जनजाति के कबीले का प्रभारी रहने के कारण उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया था। यद्यपि आदर्श के पास ताकत थी, फिर भी आदर्श जो कुछ भी कहता उसका कुलपति की तुलना में कोई महत्व नहीं होता। इसके अलावा कुलपति के शब्द बहुत ही उचित थे। ये क्षत विक्षत हड्डियां जनजाति ने विक्रम के लिए परिष्कृत करने के लिए भारी कीमत पर खरीदी थीं। अगर इनमें जहर होता तो क्या ये जनजाति द्वारा विक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बराबर होता? कुलपति सही कह रहे हैं। मेरे साथियों, उस बच्चे की बातों पर यकीन मत करना। आप 12 साल के बच्चे की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? भीड़ में कई लोग चिल्ला रहे थे। ये वे लोग थे जिनका उपनाम लियान था। लियान जनजाति के उच्च वर्ग के होने के नाते उनके हित समान थे, और उनमें से कुछ कर्कशा लियान जैसे भी थे। वे लियान जनजाति के उच्च वर्ग की निगरानी करते थे और मुखबिरी और अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा करने से उच्च वर्ग उन्हें अतिरिक्त भोजन देता था। कुछ गांव वालों को शक होता देख इन लोगों ने कहा, तुम्हें लगता है कि वो छोटा बंदर ताकतवर है? युवा स्वामी विक्रम की तुलना में तो वो कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर उसने भीम को हरा दिया? भीम भी हम जैसे ही आम इंसान है। जहां तक युवा गुरु विक्रम की बात है, वो तो पहले ही बैंगनी रक्त क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। क्या आपको पता भी है कि बैंगनी रक्त क्षेत्र क्या होता है? पहले हमारे गांव में आए आचार्य भी बैंगनी रक्त क्षेत्र में ही थे, और वे लगभग आकाश के किसी देवता जैसे ही थे। उस समय सब जानते थे कि आचार्य एक विशालकाय एनिमल पर सवार था और उसने एक बड़े पेड़ को एक छोटे से वार से गिरा दिया था। बैंगनी रक्त साम्राज्य की शक्ति भयानक थी। उसके सामने भीम को कुश्ती में हराना कुछ भी नहीं था। आदर्श हमें भले ही ताकतवर लगे, लेकिन युवा मास्टर विक्रम की तुलना में वो कुछ भी कहने लायक नहीं है। केवल युवा मास्टर विक्रम ही हमें एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप युवा मास्टर विक्रम की बजाय इस बच्चे पर विश्वास करें। लोग एक बार फिर चिल्लाने लगे। ये कहना जरूरी था कि इतने लंबे समय तक लियान जनजाति पर शासन करने के कारण शासक वर्ग की जड़ें गहरी थीं। आदर्श के लिए उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के लिए कुछ शब्द कहना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा आदर्श के पास कोई सबूत भी नहीं था। इसके अलावा पूरे कबीले के प्रयास विक्रम में निवेशित थे, और विक्रम ने जनता को निराश करने में विफल नहीं हुआ और अपनी ताकत में अधिक सफलताएं हासिल की, बैंगनी रक्त क्षेत्र हासिल किया। अपने जीवन को बदलने के लिए विक्रम पर अपनी सारी आशाओं के साथ वे विक्रम पर विश्वास करना कैसे बंद कर सकते हैं और इसके बजाय 12 वर्षीय बच्चे जैसे आदर्श पर विश्वास कर सकते हैं? ये तब भी वही था जब आदर्श ने भीम को हराया था। आदर्श को पहले से ही इसकी उम्मीद थी और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो सिर्फ शब्दों से विक्रम को पलटने की उम्मीद नहीं कर रहा था, वो तो बस लोगों के मन में शक का बीज बोना चाहता था। विशाल जंगल एक ऐसी दुनिया थी जहां शक्ति का बोलबाला था। अनादिकाल से ऐसा ही रहा है। क्या किसी विजेता को सबूत देने की जरूरत होगी? यह अनावश्यक था, क्योंकि सबसे मजबूत विजेता के शब्द नियम, कानून और सच्चाई ही थे। विशेषज्ञों को अपनी बात समझाने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। दूसरे लोग अवचेतन रूप से उस पर विश्वास कर लेते थे और अंततः सचमुच उस पर विश्वास कर लेते थे। आज अपनी उपस्थिति से आदर्श पहले से ही विक्रम के साथ सीधे संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका था। वो जानता था कि विक्रम उस ऊर्जा रहित उजाड़ हड्डी सार के साथ बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विक्रम क्यूई गेदरर क्षेत्र के शिखर पर था, जबकि वो क्यूई गेदरर क्षेत्र के शुरुआती चरणों में था, लेकिन साथ ही वो ड्रैगन पल्स के क्षेत्र में भी पहुंच गया था। वो इस लड़ाई के प्रति आश्वस्त था। हालांकि आदर्श अभी भी द्रोण के बारे में चिंतित था। वो द्रोण की ताकत को नहीं जानता था। वो विक्रम के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था और साथ ही चुपके से द्रोण पर भी नजर रख रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विक्रम की कोई भी चाल चलने की कोई योजना नहीं थी और वो बस उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। आज विक्रम कोई भी कदम नहीं उठाएगा। द्रोण ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि उसने जो क्रोध अनुभव किया था उससे उसका दिल दुखा है। यदि वो अपनी चोटों को नजरअंदाज कर देते और आगे बढ़ते तो ये संभव था, लेकिन वो कुछ ही दिनों में साम्राज्य के चयन में अपने शिखर पर नहीं पहुंच पाते। बेशक विक्रम आदर्श के लिए राज्य द्वारा चयन में उसकी संभावनाओं को प्रभावित नहीं करने वाला था। ये उसके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जिसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रशिक्षक द्रोण, आप उसकी ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? गरजती हुई मेरिडियन भीम को आसानी से अपंग बनाने और उसकी मुट्ठी भी कुचलने में सक्षम होने के कारण विक्रम को यकीन था कि आदर्श नश्वर रक्त के तीसरे क्षेत्र से ऊपर था और उसकी ताकत 1000 पाउंड से ज्यादा थी। हालांकि विक्रम को यकीन नहीं था कि आदर्श ने अपनी रेनडुअर माई खोली है या नहीं। द्रोण ने कहा, हम सभी ने आदर्श को कम करके आंका है। मुझे उसकी ताकत का तो पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि उसकी बुद्धि और सोच 12 साल के बच्चे से कहीं ज्यादा है। जो भी उसके खिलाफ जाएगा, अगर वो उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करेगा तो उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। द्रोण के शब्द सूक्ष्म रूप से विक्रम की ओर इशारा कर रहे थे। विक्रम को इससे निपटना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी तुलना एक बच्चे से की जाएगी। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि आदर्श के साथ पिछले कुछ संघर्षों में उसके द्वारा ही उसे धोखा दिया गया था। ये बच्चा बेवकूफ़ी कर रहा है। उसे शुरू से पता था कि मैं उसे मारने का इरादा रखता हूं, लेकिन उसने अनजान होने का नाटक किया, जिससे मैं बेपरवाह हो गया। इतनी कम उम्र में वो इतना षड्यंत्र कैसे रच सकता है? विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था। आदर्श एक समस्या थी। प्रशिक्षक द्रोण, मेरा शरीर आज कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं है। क्या प्रशिक्षक द्रोण मेरे लिए इस छोटे से कमीने को पकड़ सकते हैं? विक्रम के अनुरोध पर द्रोण चुप हो गया। द्रोण ने यह भी अनुमान लगाया था कि आदर्श को कुछ भाग्यशाली घटना का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि जड़ी बूटियां चुनते समय कुछ खजाना खाने से उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई होगी। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था और इसके साथ ही यह तर्कसंगत था कि वो पूर्वी नदी में गिरने के बाद भी बच गया था। जहां तक इस खजाने का सवाल है, इसे फ्रॉस्ट पाइथन के विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने में सक्षम होना था। इसलिए यह कहा जा सकता था कि खजाना फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियों की तुलना में अधिक मूल्यवान था। लेकिन वे क्या कर सकते थे? आदर्श ने खजाना पहले ही खा लिया था। उसे निकालना मुश्किल होगा। अगर उसे निकाला भी जाता तो भी द्रोण के मन में इसके बारे में कोई लालच नहीं था, क्योंकि एक दुश्मन ने उसे घायल कर दिया था, जिससे उसकी मध्य रेखाएं कट गई थीं और वो युद्ध पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। द्रोण की स्थिति केवल लियान जनजातीय कबीले में एक दीर्घकालिक अतिथि की थी, न कि विक्रम के गुर्गे की। द्रोण ने कहा, विक्रम, बरसों पहले मैंने तुम्हारे दिवंगत दादाजी का एक एहसान माना था। उनसे वादा किया था कि मैं लियान जनजाति के कबीले की रक्षा करूंगा और तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारने में मदद करूंगा। नहीं, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बुरे कामों में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारे द्वारा उजाड़ हड्डियों को निखारने के बारे में पता था, लेकिन मैंने बीच में दखल नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दुनिया ऐसी है जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। उपलब्धियां हासिल करने के लिए कमजोरों की बलि देना तो समझ में आता है, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसे बच्चे पर जो मार्शल आर्ट में माहिर है, सिर्फ इसलिए हमला करूं क्योंकि तुम ईर्ष्या करते हो? मैं इस वजह से सहमत नहीं हो सकता। हालांकि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा। तुम्हें उदार होना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन अच्छा रहे तो तुम्हें कुछ सहनशीलता रखनी होगी। अगर तुम बहुत निर्दयी और अत्यधिक आत्मकेंद्रित हो और दूसरों के प्रति असहिष्णु हो तो देर सवेर ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। द्रोण की बातों ने विक्रम को भौंचक्का कर दिया। प्राचीन काल से ही अच्छी सलाह कानों को झकझोर देती है। जहां तक द्रोण की बातों का सवाल है, विक्रम को पहले ही ये बातें कानों को झकझोर देने वाली लग रही थी। प्रशिक्षक द्रोण, इसका क्या मतलब है? इतने सालों से मैंने आपको एक शिक्षक के रूप में सम्मान दिया है, लेकिन आज आप एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। विक्रम के शब्द गुस्से से भरे थे।
द्रोण ने अपना सिर हिलाया। इतने सालों में मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैं तुम्हारे विचारों के बारे में सब जानता हूं, बस मैं तुम्हें एक के बाद एक गलतियां करते हुए नहीं देखना चाहता। इसके अलावा हालांकि बैंगनी रक्त क्षेत्र से नीचे किसी के लिए भी मेरी ताकत से मुकाबला करना मुश्किल है, मुझे आदर्श को पकड़ने में कोई भरोसा नहीं है। द्रोण के शब्दों ने विक्रम को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कैसे संभव है? क्या प्रशिक्षक द्रोण ये मान रहे थे कि इस बालक में प्रशिक्षक द्रोण के बराबर की क्षमता है? अगर ऐसा है तो क्या वो कम से कम मेरी तरह क्यूई संग्राहक क्षेत्र में नहीं होगा? यह संभव है। विक्रम को यह बात बेतुकी लगी। आदर्श ने चाहे कितनी भी भाग्यशाली घटना देखी हो, उसकी साधना गति इतनी ऊंची नहीं हो सकती थी। मुझे भी लगता है कि यह असंभव है, द्रोण ने आह भरी। लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा कि इस बच्चे की बुद्धि और उसकी साधना के स्तर को देखते हुए उसे बैंगनी रक्त से नीचे के लोगों के अंतरों का पता नहीं होगा? आपकी और मेरी साधना का स्तर कोई रहस्य नहीं है, फिर भी उसने यहां आने का साहस किया। इससे साबित होता है कि उसमें आपका सामना करने का आत्मविश्वास है और बिना किसी चोट के बच निकलने की क्षमता है। द्रोण के शब्दों ने विक्रम को भड़का दिया और उसने फटकार लगाई, यदि प्रशिक्षक द्रोण ने कोशिश की तो वो बिना किसी चोट के बच नहीं पाएंगे। द्रोण ने कहा, मेरे भी यही विचार हैं। मुझे भी लगता है कि उसे वीरान हड्डियों के पाले के जहर से जहर खाकर पूर्वी नदी में गिरकर मर जाना चाहिए था, फिर भी वो जिंदा हो गया। द्रोण के शब्दों ने विक्रम को अवाक कर दिया। दरअसल वो मानता था कि आदर्श को मर जाना चाहिए था, लेकिन आज वो उसके सामने खड़ा था। उसने भीम को भी अपंग बना दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उनके चेहरे पर सार्वजनिक तमाचा था। द्रोण ने कहा, उसकी ताकत थंडर्स या मेरिडियन क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन उसके पास अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ तरीका भी हो सकता है, जैसे कि कोई खजाना जो उसकी रक्षा करेगा। एक 12 साल के बच्चे में इतनी मानसिक क्षमता और ताकत है कि अगर तुम उसे अपना दुश्मन बना लो तो जब तक तुम उसे मार नहीं डालोगे वो भविष्य में तुमसे बदला जरूर लेगा। द्रोण ने शुरू में विक्रम को और गहरे डूबने से रोकना चाहा था, लेकिन अब अगर वो आदर्श को नहीं मार पाया तो उसे बदला लेने के लिए आदर्श का जोखिम उठाना पड़ेगा। इससे द्रोण के पास आदर्श पर हमला करने का कम कारण रह गया। मुझे समझ आ गया। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर बेहद उदासी थी। द्रोण के इनकार की वजह से अब उसके मन में एक नाराजगी थी। द्रोण के कोई कदम न उठाने और उसके कोई कदम उठाने में असमर्थ होने के कारण एकमात्र व्यक्ति जो आदर्श को टक्कर दे सकता था वो था उसका दादा, लियान जनजातीय कबीले का कुलपति। इतने सारे लोगों की निगरानी में कुलपति द्वारा एक बच्चे पर हमला करना अनुचित था। सच तो ये था कि विक्रम इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसके दादा आदर्श को संभाल पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुलपति बूढ़े और कमजोर थे। नश्वर रक्त लोक में लोग लड़ने के लिए अपनी मांसपेशियों और शरीर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उम्र उनकी युद्ध शक्ति को बुरी तरह प्रभावित करती थी। जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए ये स्थिति और भी बदतर होती गई। हालांकि कुलपति नश्वर रक्त के 5वें चरण क्यूई संग्राहक क्षेत्र में थे, फिर भी उनके कमजोर शरीर के कारण 4थे चरण के नश्वर रक्त योद्धा से लड़ना भी मुश्किल हो जाता। इसके अलावा द्रोण ने कहा था कि आदर्श के पास कोई छिपा हुआ कार्ड हो सकता है। सभी संभावित परिणामों पर विचार करने के बाद विक्रम को एहसास हुआ कि वो एक अत्यंत अजीब स्थिति में है। आदर्श ने सार्वजनिक रूप से उसके चेहरे पर तमाचा मारा था, फिर भी वो उसका कुछ नहीं कर सका, कम से कम इससे पहले कि वो अपनी ताकत वापस पा ले। अरे, अगर मुझे चोट न लगी होती तो मैं उस कमीने की खाल उधेड़ देता। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिसे उसने कुछ दिन पहले चींटी समझा था। द्रोण चुप रहा, जबकि वहां उपस्थित सभी लोग विक्रम को देख रहे थे। विक्रम को इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। विक्रम ने आदर्श को तीखी नजर से देखा। मुझे ठीक होने के लिए बस कुछ दिन चाहिए, और जब ऐसा होगा तो मैं आज जो हुआ उसका बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिंदा मौत जीने का क्या मतलब होता है। अगर वो किसी विशेषज्ञ से अभिभूत होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति जो उससे कमजोर लग रहा था, उसे उकसा रहा था और उसके अधिकार को कमजोर कर रहा था, फिर भी अपनी चोटों के कारण वो कुछ नहीं कर सकता था। वो क्रोधित कैसे न होता? आदर्श, विक्रम ने अनिच्छा से कहा। हालांकि विक्रम जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो आदर्श से लड़ता है, भले ही वो जीत जाए, तो इससे साम्राज्य के चयन में उसकी संभावनाओं पर असर पड़ेगा, जो कुछ ही दिनों में होने वाला था, और वो इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। मेरे लियान आदिवासी कबीले ने सैकड़ों सालों तक मेघ अरण्य में कष्ट सहे हैं। हमारे पूर्वजों ने घास की जड़ें और पेड़ों की छालें खाकर धीरे धीरे हमारे कबीले को उस रूप में विकसित किया जो हम आज हैं। आखिरकार अपनी पीढ़ी में मैंने 1 दशक तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और अकाल के वर्षों में भी अपनी साधना में कभी ढिलाई नहीं बरती। इसका एकमात्र उद्देश्य लियान जनजाति के कबीले को जंगल से निकालकर शहर में लाना था, ताकि वो कबीला समृद्ध हो सके। लेकिन अब जैसे ही मैंने अपनी सारी संपत्ति कबीले को बचाने में लगा दी है, तुम यहाँ अफवाहें फैलाने, लोगों को बहकाने और मुझ पर झूठे आरोप लगाने आए हो। क्या तुम चाहते हो कि लियान कबीले के लोग हमेशा दुख में रहें? विक्रम के ये शब्द आदर्श पर ही बरस पड़े, जिससे सार्वजनिक बहस छिड़ गई। विक्रम और आदर्श अपने अपने तर्कों पर अड़े रहे।
आदर्श ने कहा कि विक्रम ने जहरीली हड्डियों को परिष्कृत किया था जिनमें जहरीले पदार्थ थे, जिससे लोगों की मौत हुई, जबकि विक्रम ने कहा कि आदर्श उसे फंसा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के धुर विरोधी थे। हालांकि इस बहस में लोगों ने निस्संदेह विक्रम पर विश्वास किया। आखिरकार विक्रम का लियान जनजातीय कबीले में बहुत ऊंचा स्थान था, जबकि आदर्श सिर्फ एक बच्चा था। भाषण सुनकर आदर्श जनजाति के सदस्यों की भावनाओं का अनुमान लगा सका और पृथ्वी की एक कहानी को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। आदिम काल में गुफावासी एक छाया की पूजा करते थे। ये छाया बड़ी और छोटी हो सकती थी। ये किसी देवता जैसी दिखती थी, इसलिए गुफावासी हर दिन उस छाया की पूजा करते थे। लेकिन एक चतुर गुफावासी ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। बड़ी मेहनत से एक दिन वो गुफा की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि जिस ईश्वर की लोग पूजा करते थे वो तो सूर्य की रोशनी से पड़ने वाली एक चट्टान की परछाई मात्र था। चतुर गुफावासी ने अपने कबीले को सच बताया। वो नहीं चाहता था कि वे छाया की पूजा करें, क्योंकि वो सिर्फ एक चट्टान की छाया थी, कोई देवता नहीं। अंत में किसी ने भी उस चतुर गुफावासी की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि वे डर गए। ईश्वर की निंदा करने के कारण उस चतुर गुफावासी को अंततः सूली पर जला दिया गया। उसके बाद गुफावासी उस चट्टान की छाया की पूजा करते रहे। आदर्श को लगा कि उसकी वर्तमान स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी कहानी में बताई गई थी। वो चतुर गुफावासी था, जबकि विक्रम छाया था। वर्तमान विक्रम, जो जनजाति को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसने पीछे हटने के सभी रास्ते काट दिए थे और बैंगनी रक्त क्षेत्र में सफलतापूर्वक घुसने में कामयाब रहा था। वो लियान आदिवासी कबीले में एक देवता था। हर कोई, चाहे वह लियान जनजातीय कबीले के उच्च वर्ग के लोग हों, योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य हों या आम लोग हों, सभी ने विक्रम पर अपनी आशाएं लगा रखी थीं, ये आशा करते हुए कि वह जनजाति में परिवर्तन लाएगा तथा उन्हें गरीबी और भूख से बाहर निकालेगा। कठिनाइयों में जीने वाले लोग अक्सर धार्मिक होते हैं। उन्हें एक भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है जो उन्हें वास्तविकता से दूर कर सके और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास दिला सके। तभी उनमें जीने का साहस आ पाता है। जहां तक विक्रम की बात है तो उसने निस्संदेह वो स्थान ले लिया था। वो कबीले का नेता था और कबीले के कई युवाओं के लिए एक आदर्श था। वो सभी लड़कियों के दिलों में एक आदर्श स्वप्न प्रेमी था। जब तक विक्रम साम्राज्य के चयन में सफल हो जाता, वो लियान जनजातीय कबीले का उद्धार करता होता। जहां तक आदर्श की बात है, वो सिर्फ 12 साल का बच्चा था। उसके पास ज्यादा प्रतिष्ठा या अधिकार नहीं था, इसलिए उसके लिए विक्रम को हराना मुश्किल था। इसके अलावा आदर्श के पास कोई सबूत नहीं था। अगर होता भी तो शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर विक्रम को सत्ता से हटा दिया जाता तो ये उन गरीब लोगों की आध्यात्मिक आशा को चकनाचूर करने जैसा होता और उन्हें यह बता दिया जाता कि वे हमेशा के लिए अंधकार में रहेंगे। ऐसा कौन होने देगा? यदि आदर्श ने भीम को अपंग नहीं किया होता और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी जगह पर डटा रहता, तो उसे भी चतुर गुफावासी की तरह गुस्साई भीड़ द्वारा जला दिया जाता। ये देखकर कि लोग स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में थे, विक्रम खुश हुआ। बस उसे इस बात से चिढ़ थी कि लोगों के समर्थन के बावजूद वो आदर्श का कुछ नहीं बिगाड़ सका। आदर्श, मैं तुम्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता हूं और मार्शल आर्ट में तुम्हारी प्रतिभा प्रशंसनीय है। शायद किसी संयोगवश ही तुम इस मुकाम तक पहुंच पाए। विक्रम ने सौभाग्य शब्द पर जोर दिया, क्योंकि वो आदर्श से बेहद ईर्ष्या करता था। आदर्श को एक संयोग का अधिकार कैसे मिला जबकि उसे नहीं? हालांकि वो ईर्ष्यालु था, विक्रम को ऐसे व्यवहार करना पड़ा जैसे बढ़ी हुई ताकत पाने के लिए कोई संयोग होना अपनी असली ताकत नहीं दिखा रहा हो। इसका मतलब था कि सिर्फ शॉर्टकट अपनाकर ही इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मैंने इसे पाने के लिए अपनी ताकत से कड़ी मेहनत की थी। विक्रम की बात का मतलब उसके गुर्गों को तुरंत समझ आ गया। उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, ये लड़का भीम को हरा पाया क्योंकि उसने एक छोटा रास्ता अपनाया था। हो सकता है उसने कोई खजाना खा लिया हो, लेकिन मैंने सुना है कि इन खजानों से, हालांकि ये आपकी ताकत को तेजी से बढ़ा सकते हैं, आपके बुनियादी ढांचे कमजोर हो जाएंगे और अंततः आपको एक अड़चन का सामना करना पड़ेगा। ये एक अंकुर को बढ़ने में मदद करने की गलत उम्मीद में उखाड़ने जैसा है। गुर्गों ने समझदारी भरी नजरों से देखा। बेशक उनका बॉस सबसे ताकतवर था और जहां तक आदर्श की ताकत का सवाल है तो वो बस कुछ ही देर की थी। इसके अलावा आदर्श इतना ताकतवर भी नहीं था। उसने सिर्फ भीम को हराया था और उसका कोई महत्व नहीं था। भीड़ इन गुंडों की बातों को उचित समझकर दंग रह गई। यही एकमात्र तरीका था जिससे वे समझ सकते थे कि आदर्श की ताकत कितनी तेजी से बढ़ गई थी। विक्रम ने आगे कहा, इस मुकाम तक पहुंचना वाकई आसान नहीं था। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर लियान जनजाति के कबीले को समृद्ध बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विक्रम ने यह बात गरिमा के साथ कही। विक्रम के गुर्गे और भीड़ में मौजूद प्रशंसक जयकार करने लगे। युवा स्वामी विक्रम सही और गलत के सिद्धांतों को समझते हैं और जनजाति वास्तव में उनके लिए भाग्यशाली है। कुछ लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और चिल्लाए। युवा स्वामी विक्रम बहुत उदार हैं। आदर्श ने युवा स्वामी विक्रम को बदनाम किया, फिर भी युवा स्वामी विक्रम ने उन्हें दोष नहीं दिया, बल्कि वे आदर्श को एक महत्वपूर्ण पद पर बिठाना चाहते थे। अगर आदर्श को कुछ और पता होता तो उन्हें युवा स्वामी विक्रम की सहायता करनी चाहिए। जमीन पर बातचीत आसानी से प्रभावित हो जाती थी और तो और गुर्गों की बातें भी पूरी तरह से उचित होती थीं।
आखिरकार विक्रम ने बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, इसलिए साम्राज्य के चयन को पारित करना एक निश्चित बात थी। जहां तक आदर्श की बात है, हालांकि उसकी प्रतिभा अच्छी लग रही थी, उसने लंबे समय तक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था और उसे इतनी ताकत एक संयोग से मिली थी। वो लगभग नश्वर रक्त की तीसरी अवस्था में था, इसलिए साम्राज्य के चयन में भाग लेने पर भी उसका उत्तीर्ण होना असंभव था। भविष्य में जब आदर्श बड़ा होगा, अगर वो विक्रम की मदद करने को तैयार होगा तो वो विक्रम के लिए एक बड़ी मदद होगी, जिससे लियान जनजातीय कबीले को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये बहुमत के विचार थे, हालांकि विक्रम और आदर्श के ऐसे कोई विचार नहीं थे। आदर्श ने कबीले के सदस्यों और विक्रम के गुर्गों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे हैरानी हुई कि विक्रम ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ताकि उस पर लगे दुर्भावनापूर्ण आरोप को सही ठहराया जा सके। इसकी वजह क्या हो सकती है? आदर्श ने देखा कि विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या उसे कुंडलिनी संकट हुआ होगा जिससे उसे चोट लगी होगी? लेकिन भले ही विक्रम ने कोई कदम नहीं उठाया, फिर भी द्रोण था। आदर्श को यह नहीं पता था कि विक्रम ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया और उसने लोगों के संदेह को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल आदर्श को यही अच्छा लगा कि विक्रम ने आज कोई चाल नहीं चली। उसकी ताकत कम समय में ही बहुत बढ़ गई थी, इसलिए समय के साथ वो विक्रम से आगे निकल जाएगा। जब मुकाबला करने का समय आएगा तो विक्रम से डरने की कोई बात नहीं थी। आदर्श बिना किसी शक के जीत जाएगा। अगर द्रोण बीच में भी आ जाए तो भी आदर्श को डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। आदर्श का आ जाना सिर्फ साम्राज्य के चयन में जगह पाने के लिए था। ये इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी था। युवा स्वामी विक्रम, आपने कहा था कि लियान जनजाति के कबीले को समृद्ध बनाने के लिए मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। अगर हाँ, तो क्या आप मुझे साम्राज्य के चयन में शामिल करने की योजना बना रहे हैं? आदर्श ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं। वो जानता था कि उसके पास उसे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था और न ही कोई समझदारी थी। स्वर्ण रक्षक अगले दिन यहां आने वाले थे और आदर्श ने कबीले के सामने अपनी ताकत साबित कर दी थी। स्वर्ण रक्षक द्वारा साम्राज्य के चयन का उद्देश्य शक्तिशाली लोगों का चयन करना था। जो भी शक्तिशाली या क्षमतावान हो, उसे भर्ती किया जाता था। वे आदर्श की भागीदारी को निश्चित रूप से स्वीकार करते, क्योंकि उसे बस स्वर्ण रक्षक के राजदूतों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। विक्रम के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं था कि साम्राज्य के चयन में कौन भाग लेगा, क्योंकि ये लियान जनजाति के कबीले द्वारा आयोजित नहीं था। बिल्कुल, लेकिन आदर्श, तुम्हारी साधना अवधि छोटी रही है। मैं तुम्हें साम्राज्य के चयन में केवल इसलिए भाग लेने दे रहा हूं ताकि तुम अपने क्षितिज का विस्तार कर सको। उस अनुभव से यह तुम्हारे भविष्य के विकास में सहायक होगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि साम्राज्य का चयन कितना मुश्किल है। हजारों मील तक फैले इस क्षेत्र की सभी जनजातियों में से केवल 20 का ही चयन होगा। इन 20 में से लगभग 3/4 ताओ जनजाति के कुल से होंगे, जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है। ताओ जनजातीय कबीले के पास लोग और संसाधन थे। विक्रम की फ्रॉस्ट पाइथन उजाड़ हड्डियां ताओ जनजातीय कबीले से प्राप्त की गई थीं। संसाधनों के अलावा ताओ जनजाति के कबीले की विद्वत्ता भी अद्भुत थी। ताओ जनजाति के युवा पीढ़ी के कुलीन लोग मध्य, उत्तर या यहां तक कि चरम अवस्थाओं में भी बैंगनी रक्त योद्धाओं के संरक्षण में थे। उनके पास साधना तकनीकों की भी विरासत थी। एक छोटा सा कबीला ताओ जनजाति के कबीले से कैसे मुकाबला कर सकता था? इसलिए केवल 20 लोगों के कोटे में छोटी जनजातियों के लिए सिर्फ 3 या 4 जगहें बची। दर्जनों छोटी जनजातियों में से 3 या 4 को चुनना एक दयनीय अनुपात था। विक्रम ने आगे कहा, ताओ आदिवासी कबीला बहुत विशाल है। उनकी आबादी हमारे लियान आदिवासी कबीलों से सैकड़ों गुना ज्यादा है। ताओ आदिवासी कबीलों के कुछ युवा कुलीन तो बैंगनी रक्त क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। खासकर ताओ जनजाति के 3 युवा स्वामी, वे तो और भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक छोटे से कबीले में जन्मे व्यक्ति के लिए उनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। जहां तक साम्राज्य के चयन की बात है, अगर आप मॉर्टल ब्लड केक्यूई गैदरर क्षेत्र के 5वें चरण में नहीं हैं, तो आप इसके बारे में भूल सकते हैं। यहां तक कि विक्रम, जो बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहा था, उसे भी बहुत दबाव का सामना करना पड़ रहा था। मॉर्टल ब्लड का पर्पल ब्लड से मुकाबला करना नामुमकिन था। वे केवल मॉर्टल ब्लड के दायरे में रहने वाले लोगों से ही मुकाबला कर सकते थे, और मॉर्टल ब्लड के 5वें चरण तक पहुंचना भी एक साधारण प्रवेश टिकट था। जब मैं चयन में पास हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम बहुत कुछ हासिल कर सको तो ये कबीले के लिए अच्छी बात होगी। विक्रम ने बेहद अनिच्छा से ये कहा। वो स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि आदर्श साम्राज्य के चयन में भाग ले, क्योंकि इसका मतलब था कि चयन के दौरान वो आदर्श पर हमला नहीं कर सकता था। इसके अलावा आदर्श का विकास बहुत तेज था। भले ही आदर्श ने अपनी शक्ति किसी भाग्यशाली वस्तु से प्राप्त की हो, फिर भी उसका विकास इतना तेज था कि विक्रम भी चिंतित हो गया। विक्रम को यह पसंद नहीं था कि कोई भी चीज उसके नियंत्रण से बाहर हो। विक्रम आदर्श को जल्द से जल्द हटाना चाहता था, खासकर जब आदर्श पूरी तरह से तैयार न हो। विक्रम अभी भी उस वस्तु को लेकर चिंतित था जो आदर्श के जीवन की रक्षा कर रही थी। आदर्श को मारने का मतलब था कि खजाना उसका होगा। तो फिर मैं युवा मास्टर विक्रम को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दूंगा। आदर्श ने व्यंग्य के साथ मार्गदर्शन शब्द पर जोर दिया।
लेकिन युवा स्वामी विक्रम, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ये कहते हुए आदर्श कुछ कदम आगे बढ़ा। विक्रम घबरा गया। आदर्श को शक था कि वो घायल हो गया है। प्रशिक्षक द्रोण, विक्रम गुस्से से चिल्लाया। द्रोण ने आह भरी और आदर्श के कानों में चुपचाप कहा, छोटे भाई, आज मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक युवा योद्धा के रूप में तुम्हारा सम्मान करता हूं। क्या तुम्हें इतना कठोर होने की जरूरत है? द्रोण के शब्दों ने आदर्श को रोक दिया। वो चुपचाप शब्दों को व्यक्त करना नहीं जानता था, इसलिए वो केवल द्रोण को देख सकता था और अपनी मुट्ठियां भींच सकता था। यही वजह थी कि द्रोण ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि द्रोण लियान जनजाति के शासक वर्ग में से एक था, फिर भी उसमें शौर्य की गहरी भावना थी और उसने विक्रम के घृणित कार्यों में कोई भूमिका नहीं निभाई। प्रशिक्षक द्रोण सही कह रहे हैं, छोटा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रशिक्षक द्रोण का एक व्यक्ति के रूप में बहुत सम्मान करता हूं। मैं पहले आगे बढ़ूंगा, कल दोपहर को मिलते हैं। आदर्श के शब्द द्रोण के प्रति विनम्र थे। दरअसल द्रोण आदर्श के पहले गुरु थे। उन्होंने उन्हें सबसे बुनियादी साधना तकनीक ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट सिखाई थी। हालांकि आदर्श ने इसे गुप्त रूप से सीखा था। ये शब्द कहने के बाद आदर्श भीड़ के बीच से निकलकर लियान कबीले के जड़ी बूटी पर्वत की ओर चल पड़ा। उसे प्रिया की सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उसने ट्री हाउस की जगह का खुलासा नहीं किया। उसने जड़ी बूटी वाले पहाड़ की खाई से पूर्वी नदी में छलांग लगाने और बहाव के साथ झरने तक जाने की योजना बनाई, ताकि कोई भी अंदाजा ना लगा सके कि वो कहाँ रुका है। अगली सुबह आदर्श ने ध्यान समाप्त करते हुए अपनी आंखें खोली। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज स्वर्ण रक्षक के राजदूत लियान जनजाति के कबीले में आकर उन्हें साम्राज्य के चयन के लिए ले जाएंगे। आदर्श, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, लेकिन जिद मत करो। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आगे बहुत समय है। हमारे दिन और बेहतर होते जाएंगे, इसलिए द्वेष से काम मत करो, जैसे आवेग में आकर काम करना। मुझे मिल गया बहन प्रिया। आदर्श के जाने का दिन जानते हुए प्रिया उसे सलाह दे रहा था। ये दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर उसने कहा, बहन प्रिया, इन कुछ दिनों में तुम्हें अकेले रहना होगा। मैंने तुम्हारे लिए सारा खाना तैयार कर दिया है, इधर उधर मत भटकना। आदर्श ने अंदाजा लगा लिया था कि वो प्रिया को साम्राज्य के चयन के लिए ताओ जनजाति के इस अभियान में नहीं ला सकता। वो बस एक महत्वहीन उम्मीदवार था और उसे स्वर्ण रक्षक के घोड़ों में से एक पर बैठना था। उसके लिए किसी को साथ लाना असंभव था। शुक्र है कि लियान जनजाति के कबीले का पिछला पहाड़ बेहद चौड़ा था। प्रिया को छिपाना आसान था। साथ ही विक्रम साम्राज्य के चुनाव में भाग लेने के लिए लियान जनजाति के कबीले को छोड़ रही थी, इसलिए आदर्श का मन शांत हो गया। जब तक प्रिया छिपी रही, पिछला पहाड़ बिल्कुल सुरक्षित था, क्योंकि वहां कोई एनिमल नहीं था। आखिरकार सुरक्षा के आखिरी उपाय के तौर पर आदर्श ने बूढ़े दुर्जय द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच प्रिया को दे दिया। वो पीला फटा हुआ गूदा जो टॉयलेट पेपर जैसा लग रहा था, आदर्श ने अब तक संभाल कर रखा था। उसकी बस एक ही उम्मीद थी कि बूढ़ा दुर्जय उसके साथ कोई मजाक न कर रहा हो। रक्षात्मक वस्तु का उपयोग करके शरारत करना, वह बूढ़ा मूर्ख अत्यंत दुष्ट होगा। आदर्श वहां से चला गया। वो किसी फुर्तीले मृग की तरह था और बड़ी तेजी से लियान आदिवासी कबीले की ओर बढ़ा। जब आदर्श लियान जनजाति के कबीले में आया तो लियान जनजाति के सभी शीर्ष अधिकारी स्वर्ण रक्षक राजदूतों का स्वागत करने के लिए आए थे। स्वर्ण रक्षक राजदूत ठीक दोपहर को आए। वो राख जैसी काली त्वचा वाला एक विशालकाय व्यक्ति था। एक मानक स्वर्ण रक्षक पर्वत पर सवार होकर वो एक प्रभावशाली आभा के साथ लियान जनजाति के कबीले में पहुंचा। राज्य के चयन में कौन भाग लेगा? इस राजदूत के शब्द संक्षिप्त और मधुर थे तथा उनमें गहरी भावनाएं थी। आदर्श और विक्रम सहित 10 लोग आगे बढ़े। चढ़ो, राजदूत ने हाथ हिलाकर सीधे मुद्दे पर आ गए। इस तरह 10 उम्मीदवार राजदूत की सवारी पर सवार हो गए। हालांकि वो पर्वत ऊंचा था और उस पर 10 लोग सवार थे, फिर भी वहां बहुत भीड़ हो गई। स्वर्ण रक्षक राजदूत उस विशाल पीठ पर बैठे थे, जबकि बाकी लोग बगल में लगभग कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। बेशक योद्धा तैयारी शिविर के अन्य 8 सदस्यों ने विक्रम को ज्यादा जगह दी थी। गुर्गे होने के नाते उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनके स्वामी आराम से रहें। यही एक गुर्गे का कर्तव्य था। सीमित जगह और विक्रम के पास काफी जगह होने के कारण आदर्श के पास स्वाभाविक रूप से ज्यादा जगह नहीं थी। वो 2 आदमियों के बीच में दब गया था, लेकिन आदर्श को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भोर से ही लियान जनजातीय कबीले के लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। वे सभी गांव के एंट्री पॉइंट पर खड़े होकर विक्रम और उसके साथियों को विदा करने का इंतजार कर रहे थे। विक्रम का जाना उस मेहनत से उगाई गई फसल का प्रतीक था, एक ऐसा बीज जिसे उन्होंने बड़े ही लगन से पाला था। इसलिए पूरी जनजाति को उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। युवा गुरु की जीत निश्चित है, विजयी वापसी। युवा गुरु की जीत निश्चित है, विजयी वापसी। योद्धा तैयारी शिविर के मेंबर्स ने एक बार फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस मंत्रोच्चार को सुनकर आदर्श को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। योद्धा तैयारी शिविर के मेंबर्स की मंदबुद्धि देखकर वो अवाक रह गया। लोगों ने भी कुछ वर्ड्स चिल्लाने शुरू कर दिए। युवा स्वामी विक्रम, पूरी जनजाति आप पर डिपेंड करती है। वहां बूढ़े लोग जमीन पर दंडवत कर रहे थे और गांव की इकलौती चुड़ैल भी फिर से अपने मिर्गी भरे अंदाज में डांस कर रही थी। मेरे लोगों, वॉरी मत करो।
मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। विक्रम अपनी विशाल जगह से उठा और पहले लेफ्ट फिर राइट बड़े ही स्नेहपूर्ण अंदाज में अपने हाथ जोड़ लिए। ये कहना जरूरी था कि विक्रम काफी अट्रैक्टिव था। अपने लंबे सफेद लबादे के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसका बिहेवियर एक बड़े कबीले के युवा स्वामी जैसा था। अपने कॉन्फिडेंस और मिलनसार स्वभाव के साथ वो यंग गर्ल्स को बेहद अट्रैक्ट करता था। जनजाति की कई युवतियां विक्रम को देखकर दंग रह गईं। शर्माते हुए वे चिल्लाईं, युवा स्वामी विक्रम, हम आपकी वापसी का वेट करेंगी। चिंता मत करो, जब मैं सिटी में आकर अपनी जमीन बनाऊंगा और अपना कुल एस्टैब्लिश करूंगा तो तुम सब मेरे साथ आ सकते हो और मेरे लियान कुल के फर्स्ट सिटीजन बन सकते हो। विक्रम के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने गांव वालों को उत्साह से लाल कर दिया, मानो उन्होंने अभी अभी शराब की एक बोतल पी हो। जहां तक उन गर्ल्स की बात है तो वे विक्रम की पर्सनल दासी या यहां तक कि बिस्तर में नौकरानी बनने के सपने देखकर लाल हो गई थीं। युवा मास्टर विक्रम का फॉलो करने में एबल होना एक बड़ी खुशी थी। कई युवतियां ऐसे ही थॉट्स मन में रखती थीं क्योंकि वे मोहित हो चुकी थीं। आदर्श उदासीनता से किनारे खड़ा देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई विदा नहीं देगा। सडनली उसने एक डरपोक आवाज सुनी, भाई आदर्श, आदर्श, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। कोमल तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगी। ये वॉइस सुनकर आदर्श दंग रह गया। उसने नजर घुमाई तो देखा कि पुराने कपड़े पहने एक छोटी बच्ची उसे घबराहट से देख रही है। उन नम आंखों से मिलियंस ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल लग रहे थे। वो आंटी सरला की कोमल थी। विक्रम को विदा करने वाली सभी यंग गर्ल्स के बीच आदर्श का नाम अकेले चिल्लाने के लिए बहुत करेज की रिक्वायरमेंट थी। कोमल। आदर्श ने कोमल को इशारा किया। उस छोटी बच्ची का चेहरा कितना चमक रहा था, ये देखकर उसे वो बहुत प्यारी लगी। वॉरी मत करो, मैं सेफली लौट आऊंगा। ठीक है, कोमल ने जोर से अपना हेड हिलाया। किड्डो आदर्श, अगर तुम सिलेक्शन में पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट मत हो, तुम अभी छोटे हो, तुम सिर्फ 12 ईयर्स के हो। आंटी सरला भी किनारे खड़ी होकर चिल्ला रही थी। चिल्लाते हुए उन्होंने बास्केट से एक सब्जी का पकौड़ा निकाला। किड्डो आदर्श, मैंने ये सब्जी का पकौड़ा बनाया है, इसे रास्ते में खाते रहना। कम अनाज से बनी सब्जी की पकौड़ी देखकर आदर्श इमोशनल हो गया। वो अपनी जगह से नीचे उतरा और सब्जी की पकौड़ी ले ली। बदले में उसने आंटी सरला के हाथों में एक कपड़े का थैला थमाते हुए कहा, आंटी, इसे घर वापस आने पर ही ओपन करना। ये कहते हुए आदर्श ने आंटी सरला के रिप्लाई का वेट किए बिना ही उस विशालकाय एनिमल की पीठ पर वापस जंप कर लिया। और इसी समय स्वर्ण रक्षक एम्बेसडर ने उस विशालकाय एनिमल को आगे ले जाना शुरू कर दिया। आदर्श का फिगर दूर होते देख कोमल ने हाथ हिलाना कंटिन्यू रखा। लियान सरनेम वाली कुछ विमेन ने आंटी सरला के फैमिली की ओर घृणा से देखते हुए कहा, आपका उस बच्चे के साथ डेफिनेटली अच्छा रिलेशनशिप है, ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। कोमल ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ लिया। औरतें जोर से हंसी। ये छोटी सी लड़की तो वाकई क्रेजी हो गई। वो बच्चा आदर्श खुद को मेन पार्टिसिपेंट्स में से एक समझता है और सोचता है कि उसने वैभव दिव्य साम्राज्य के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए युवा मास्टर विक्रम का फॉलो किया। क्या उसने अपनी स्ट्रेंथ पर भी गौर किया? युवा मास्टर विक्रम वाकई बहुत अच्छा इंसान है। तो क्या हुआ अगर वो बच्चे को अपने साथ ले गया? युवा स्वामी विक्रम उसे बस लाइफ का एक्सपीरियंस कराने और अपने कामों के लिए यूज करने ले जा रहा है। फ्यूचर में वो बस एक और गुर्गा बनकर रह जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बच्चा सिलेक्शन एग्जाम में पास हो जाएगा? ये लियान औरतें एक दूसरे की बात सहजता और प्रसन्नता से पूरी कर रही थीं। उनका सरनेम लियान था और वे विक्रम के ही फैमिली से थे और उनका वंश लियान जनजाति के कबीले से ही था। जब तक विक्रम बड़ा मुकाम हासिल करते उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलता। जब उनके दुखों का एंड नियर आ गया तो वे खुश कैसे न हो सकती थी। जब लियान औरतें कोमल का उपहास कर रही थीं तो आंटी सरला चौंक गईं जब उन्होंने आदर्श द्वारा दिए गए कपड़े के थैले को टच किया। एक क्षण के लिए ठिठकने के बाद उसने मुंह में लार निगल ली और फिर कपड़े की थैली को सावधानीपूर्वक अपने शरीर से सटाकर रख दिया। उसने उन दुष्ट औरतों की परवाह न करते हुए कोमल को चुपचाप घर खींच लिया। दरवाजा बंद करने के बाद ही आंटी सरला ने कपड़े का थैला बाहर निकाला। उसे बड़े ध्यान से मेन रूम में टेबल पर रख दिया। माँ, भाई आदर्श ने क्या दिया? कोमल ने उत्सुकता से पूछा। आंटी सरला के हाथ कांप रहे थे। उस वक्त जब उन्होंने बैग को टच किया तो वहां बहुत से लोग थे, इसलिए उन्हें उसे ओपन करने में डर लग रहा था। लेकिन उसे पकड़े हुए उन्हें उसकी बनावट और किसी ऐसी चीज की गंध महसूस हो रही थी जिसे पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। उसने गहरी सांस ली और कपड़े की थैली को लेयर दर लेयर खोला। कुछ ही पल बाद कोमल स्तब्ध रह गई। जहां तक आंटी सरला की बात है, मेंटली तैयार होने के बावजूद उनका हार्ट अभी भी कुछ देर के लिए धड़क रहा था। दोनों के सामने भुना हुआ चिकन आया, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, गोल्डन, चमकीला और खुशबूदार। ये कोमल ने मुंह में लार भरकर निगलना शुरू किया। भाई आदर्श ने इसे दिया? किड्डो आदर्श ने हमें यह दिया था। आंटी सरला अविश्वास से चिकन को देख रही थी। आदर्श को यह भुना हुआ चिकन कैसे मिला? इस भुने हुए चिकन को देखकर भी लग रहा था कि इसे बेहद पाक कला से पकाया गया था। इसके छिलके की खुशबू आंटी सरला को जानी पहचानी लग रही थी।
ये शहद था जो उन्होंने बहुत पहले पहाड़ों से कोइंसिडेंस से तोड़ा था। शहद भुना चिकन, आदर्श को ये कैसे मिला? आंटी सरला को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त कोमल की लार टेबल पर टपक रही थी। उसने उत्सुकता से भुने हुए चिकन को देखा और पूछा, माँ, क्या मैं इसे ईट कर सकती हूँ? आंटी सरला ने हंसते हुए कोमल के हेड को टच किया। आदर्श का चिकन तुम्हें ईट करने के लिए दिया गया था। ये कहते हुए आंटी सरला ने एक मुर्गे की टांग तोड़ी और उसे कोमल के नन्हे हाथों में थमा दिया। क्विकली से ईट कर लो, जब तुम्हारे पिताजी वापस आएंगे तब हम बाकी ईट कर लेंगे। कोमल ने क्विकली से एक निवाला खाया। जैसे ही चिकन का मीट उसके मुंह में गया, कोमल को लगा जैसे वो स्काई में तैर रही हो। चिकन का मीट बहुत टेस्टी था। उसने लाइफ में पहले कभी इतना टेस्टी कुछ नहीं खाया था। भाई, आदर्श बहुत अच्छे हैं। ये सोचकर कोमल का दिल खुशी से भर गया।